ईरान ने 13 अप्रैल रात इसराइल पर लगभग 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। इस हमले के बाद से मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने की वजह इजराइल के डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना था, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग से इजराइल ने सभी को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। दमिश्क स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास पर 1 अप्रैल को हमला हुआ था। इसमें ईरान के 3 वरिष्ठ सैन्य कमांडरों सहित 13 लोगों की मौत हो गई थी। इसी के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हमले के लिए ईरान ने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। दरअसल यह एक पुराने झगड़े की नई कड़ी है। इसराइल और ईरान में खूनी प्रतिद्वंद्विता सालों से चली आ रही है। इस प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता भू राजनीतिक हालात पर घटती बढ़ती रहती है। इसकी नब्ज मिडिल ईस्ट में अस्थिरता के मुख्य कारण में से एक बन गई है। ईरान के अनुसार इसराइल के पास उसके अस्तित्व में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसराइल ईरान पर आरोप लगाता है कि वह आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराता है और अयातुल्ला के यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित होकर उसके हितों के खिलाफ हमला करने का आरोप लगाता है। इन दो कट्टर दुश्मनों की प्रतिद्वंद्विता में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। यह अक्सर गुप्त कार्रवाइयों का परिणाम होता है। इसकी जिम्मेदारी कोई भी सरकार नहीं लेती है। गजा में जारी युद्ध ने हालात को और भी बदतर बना दिया है। इसराइल और ईरान के संबंध 1979 तक काफी सौहार्दपूर्ण थे। उस दौरान अयातुल्लाह खोमैनी की तथाकथित इस्लामी क्रांति ने तेहरान में सत्ता हासिल की थी। हालांकि इसने फलस्तीन के विभाजन की योजना का विरोध किया था। इसकी वजह से 1948 में इसराइल राज्य का निर्माण हुआ था। तुर्की के बाद ईरान इसराइल को मान्यता देने वाला दूसरा मुस्लिम बहुल देश था। उस समय ईरान पहलवी वंश के शाहों की ओर से शासित एक राजतंत्र था। वह मध्य पूर्व में अमेरिका के मुख्य सहयोगियों में से एक था। इस वजह से इसराइल के संस्थापक और उसकी पहली सरकार के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने अपने अरब पड़ोसियों द्वारा नए यहूदी राज्य के प्रति ईरान की मित्रता की सराहना भी की थी। लेकिन 1979 में अयातुल्लाह खोमैनी की क्रांति ने शाह को उखाड़ फेंका और एक इस्लामी गणतंत्र लागू किया। उन्होंने खुद को पीड़ितों के रक्षक के रूप में पेश किया। अमेरिका और उसके सहयोगी इसराइल के साम्राज्यवाद को नकारना उनकी मुख्य पहचान थी। अयातुल्लाह की सरकार ने इसराइल के साथ संबंध तोड़ लिए। उसने उसके नागरिकों के पासपोर्ट की वैधता को मान्यता देना बंद कर दिया और तेहरान में इस्राएली दूतावास को जब्त कर फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को सौंप दिया। उस समय अलग फलस्तीन राज्य के लिए इसराइल के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व PLO कर रहा था। इसराइल के प्रति शत्रुता ने ईरान सरकार का एक आधार थी, क्योंकि उसके कई नेताओं ने फलस्तीनियों के साथ लेबनान जैसी जगहों पर गुरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षण और भाग लिया था। उनके मन में उनके प्रति बहुत सहानुभूति थी। यही नहीं, नया ईरान खुद को एक इस्लामिक ताकत के रूप में पेश करना चाहता था। इसलिए उसने इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी मुद्दे को उठाया, जिसे अरब मुस्लिम देशों ने छोड़ दिया था। इस तरह खोमैनी ने फलस्तीनी मुद्दे पर अपना दावा पेश करना शुरू कर दिया। इसके बाद तेहरान में बड़े फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शन आम बात हो गई। इन समर्थनों को सरकार का समर्थन हासिल था। वैसे इसराइल में ईरान को लेकर शत्रुता का भाव 1990 के दशक तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि तब सद्दाम हुसैन इराक का शासक था और ईरान सद्दाम हुसैन को एक बड़ा खतरा मानता था। इतना ही नहीं, इसराइल सरकार उन मध्यस्थों में से एक थी जिसने तथाकथित ईरान कॉन्ट्रा को संभव बनाया था। ये वह गुप्त कार्यक्रम था जिसके जरिए अमेरिका ने 1980 से 1988 के बीच पड़ोसी इराक के खिलाफ छेड़े युद्ध में उपयोग के लिए ईरान को हथियार दिए थे। लेकिन समय के साथ साथ इसराइल ने अपने अस्तित्व के लिए खतरों में से एक के रूप में ईरान को देखना शुरू कर दिया। वैसे ईरान को एक दूसरी बड़ी क्षेत्रीय शक्ति सऊदी अरब का भी सामना करना पड़ा। ईरान मुख्य रूप से फारसी और शिया है, वहीं अरब जगत सुन्नी है। ईरान की सरकार ने इसे महसूस किया। उसे लगा कि उसके दुश्मन एक दिन उस पर हमला करने लगेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको हमारा काम पसंद है तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद ईरान से गठबंधन करने वाले संगठनों का एक नेटवर्क तैयार हो गया। इन संगठनों ने अपने हितों के मुताबिक सशस्त्र कार्रवाई की। अमेरिका और यूरोपीय संघ की ओर से आतंकवादी बताया गया लेबनान का हिजबुल्लाह इन संगठनों में सबसे प्रमुख है। आज ईरान का तथाकथित एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस लेबनान, सीरिया, इराक और यमन तक फैला हुआ है। इसराइल शांत नहीं बैठा रहा।
उसने ईरान और उसके सहयोगियों पर हमले किए। ये हमले अक्सर तीसरे देशों में हुए जहां ईरान अपने समर्थक सशस्त्र समूहों का वित्त पोषण और समर्थन करता है। ईरान इसराइल की लड़ाई अब तक एक कोल्ड वार थी क्योंकि दोनों देशों ने कई मामलों में अपनी भूमिका आधिकारिक तौर पर स्वीकार किए बिना एक दूसरे पर हमले किए। ईरान से जुड़े इस्लामिक जिहाद समूह ने ब्यूनस आयर्स में इस्राएली दूतावास को उड़ा दिया था। इसमें 29 लोगों की मौत हो गई थी। इससे कुछ ही समय पहले हिजबुल्लाह नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी गई थी। इस हमले के लिए इस्राएल की खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया गया था। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना और उसके परमाणु हथियार संपन्न होने से रोकना इस्राएल का लक्ष्य है। इस्राएल ईरान की उस दलील को नकारता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है। व्यापक रूप से यह माना जाता है कि इस्राएल ने अमेरिका के साथ मिलकर स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस विकसित किया। इस वायरस ने इस सदी के पहले दशक में ईरानी परमाणु सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचाया। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रभारी समेत कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों पर हमलों के लिए इस्राएली खुफिया एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया है। इनमें सबसे उल्लेखनीय 2020 में मोहसिन फखरीजादेह की हत्या थी। इस्राएली सरकार ने कभी भी ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या में अपना हाथ स्वीकार नहीं किया है। इस्राएल ने अपने पश्चिमी सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान पर उसके क्षेत्र में ड्रोन और रॉकेट हमलों के साथ साथ साइबर अटैक का भी आरोप लगाया है। साल 2011 से सीरिया में छिड़ा गृह युद्ध टकराव का एक और कारण था। पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया कि ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहे विद्रोहियों के खिलाफ उनकी सेना को समर्थन देने के लिए पैसा, हथियार और ट्रेन भेजे। इससे इस्राएल में खतरे की घंटी बज गई। इस्राएल का मानना है कि उसका पड़ोसी सीरिया उन मुख्य रास्तों में से एक है जिसके जरिए ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह को हथियार और उपकरण भेजता है। अमेरिकी खुफिया पोर्टल स्ट्रैटफो के मुताबिक अलग अलग समय पर इस्राएल और ईरान दोनों ने सीरिया में कार्रवाई की, जिसका उद्देश्य दूसरे को बड़े पैमाने पर हमला करने से रोकना था। ये कोल्ड वार 2021 में समुद्र तक पहुंच गया। उस साल इस्राएल ने ओमान की खाड़ी में इस्राएली जहाजों पर हमलों के लिए ईरान को दोषी ठहराया। वहीं ईरान ने इस्राएल पर लाल सागर में उसके जहाजों पर हमले का आरोप लगाया। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इस्राएल पर हमला किया। इसके जवाब में गजा में इस्राएली सेना ने कार्रवाई शुरू की। इसके बाद दुनिया भर के विश्लेषकों और सरकारों ने चिंता जताई कि यह लड़ाई इलाके में प्रतिक्रियाओं को भड़का सकता है। ईरान और इस्राएल में सीधे टकराव की भी आशंका जताई गई थी। हाल के महीनों में लेबनान सीमा पर इस्राएली बलों और कथित तौर पर हिजबुल्लाह से जुड़े मिलिशिया के बीच झड़पें बढ़ गई थीं। वेस्ट बैंक के कब्जे वाले क्षेत्रों में फलस्तीनी प्रदर्शनकारियों के साथ भी झड़पें हुई। वैसे अब तक ईरान और इस्राएल दोनों ने अपनी शत्रुता बढ़ाने और बड़े पैमाने पर लड़ाई से परहेज किया था। ईरान की ओर से ड्रोन और मिसाइलें छोड़े जाने के साथ ही यह बदल गया। वैसे हमास से उलट ईरान एक देश है, इसलिए बहुत अधिक ताकतवर है। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय ने हमलावर को सजा देने का वादा किया। वहीं सीरिया में ईरान के राजदूत हुसैन अकबरी ने घोषणा की कि प्रतिक्रिया निर्णायक होगी। ये निश्चित रूप से दोनों देशों की लंबी अदावत में अंतिम हमला नहीं होगा।